उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बागियों ने कई प्रत्याशियों की घंटी बजाकर रख दी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की। उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में होना है, मतलब 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। गढ़वाल मंडल में 41 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से जिस पर 391 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान में हैं। 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। इनमें से कई बागी हैं और बागी भी ऐसे जो खुलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ बागी ऐसे हैं जो पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी में रहकर भी विरोध कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारे जो बागी हुए हैं वो कौन लोग हैं? कुछ तो टिकट के पक्के दावेदार थे, ऐसे दावेदार जो पार्टी में अपनी अपनी पार्टियों में रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे थे। लेकिन पार्टियों ने क्या किया कि एक पार्टी से छोड़ कर दूसरी पार्टी में आया, उसको टिकट दे दिया, और जो 5 साल से मेहनत कर रहा था उसको घंटा दिखा दिया। बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के, अब तो वो भी बहुत खतरनाक है। उस ठुल्लू को लेने के बाद जनता की अदालत में खड़ा हो गया। जनता की अदालत में उसने कहा कि जनता के बीच का आदमी हो और पार्टियां टिकट नहीं देंगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ऐसा ही खेल। अब हम आते हैं थोड़े से कुछ पन्ने पलट 2017 की बात करते हैं। 2017 में भीमताल से निर्दलीय प्रत्याशी थे राम सिंह खेड़ा, चुनाव जीते। लेकिन 5.25 साल तक वो निर्दलीय रहे और अगले लास्ट के 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी में आकर जम गए और भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी पा लिया। अब वहाँ पर मनोज शाह 5 साल से मेहनत कर रहे थे, झंडा उठा रहे थे, दरी बिछा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब उनको जब टिकट नहीं मिला तो मनोज शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी की ताट ठोकी। इसी तरीके से आप कुमाऊं में ही दूसरी सीट है किच्छा पे अजय तिवारी लगातार 5 साल से काम कर रहे थे। चूँकि जो किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला हैं, जिनको टिकट मिला, ये 10 साल से विधायक है और इनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह भी ऐसा कि 2016 में इन्होंने एक खेल खेला था कांग्रेस के साथ कि रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज पे अगर मेरे पिताजी का नाम, स्वर्गीय पिताजी का नाम कर दिया जाए तो मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। हरीश रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्काल ही मेडिकल कॉलेज का नाम राजेश शुक्ला के पिताजी पंडित सुमेर शुक्ल जी के नाम पर कर दिया। लेकिन राजेश शुक्ला भाजपा में ही बने रहे और भाजपा में बने रहे तो उनकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अजय तिवारी ने 2017 से लेकर 2022 तक लगातार किच्छा की सेवा की, क्योंकि बार बार सवाल उठता था कि राजेश शुक्ला जो हैं वो भाजपा को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भाजपा को नहीं छोड़ी और भाजपा ने पुणे जो है 2022 के चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अजय तिवारी तत्काल मौके पर आ गए और उन निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। उनको मनाने के लिए केंद्र के मंत्री अजय भट्ट से लेकर प्रदेश नेता तक उनके बारे में अपना मनाता रहा, लेकिन वो नहीं माने। अरे वो जब नहीं माने
और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे हुए हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं काशीपुर विधानसभा पर तो वहाँ दावेदार थे राम मल्होत्रा और मेयर उषा चौधरी, दोनों दावेदार थे। क्योंकि वो सीट पर हरभजन सिंह चीमा 20 साल से लगातार विधायक है और अकाली दल से कोटे से वो विधायक चुने जाते थे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर। तो जब अकाली का दल का केंद्र सरकार से गठबंधन टूट गया तब माना गया कि अब भाजपा के जो लगातार सेवा करते आ रहे हैं उनको टिकट मिलेगा। लेकिन क्या वो हरभजन सिंह चीमा के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। अब राम मल्होत्रा उषा चौधरी बिगड़ गए। वे बने तो भाजपा में हैं लेकिन हाथ किसी के नहीं आ रहे, भाजपा प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया। ये पूरे घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। इसी तरीके से गढ़वाल में कई सीटों पर घटित हो रहा है और इन घटनाक्रम के चलते बागियों ने कई विधानसभाओं में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की रातों की नींद उड़ा दी। ये नींद ऐसी है कि वो न उगले जा रही है, न सोने दे रही है, न जागने दे रही है। कुल मिलाकर ये बागी जो हैं दोनों ही दलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। लेकिन बागी प्रत्याशी भी पूरी तरह ताल ठोके हैं। नानक मत्ता में भी यही हाल है, वहाँ एक शंका कार्यकर्ता उतर चुका है। इस तरीके से सब खेल चल ही रहा है राजनीतिक का। तो आज बजट भी आ जाता है और बजट में आम जनता को क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये भी बड़ा विचारणीय है। बजट में अमृत वर्ष बताया गया है। अमृत वर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं? अमृत वर्ष होता है कि 25 साल का विजन, 25 साल का विजन जो है वो जनता को दिखाया जा रहा है। आज तो साल भर में 6 महीने में सब उलट पुलट होता है, 5 साल में उलट पुलट होता है और बात अगले 25 साल के जुमलों की हो रही। फिर वही लौटते हैं कि बजट भी एक झुंझुना के रूप में निकला है। इस ऐसा बजट जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। इसमें लोग चाहते थे कि कोरोना काल से निकले हैं, अभी चल भी रहा कोरोना, तो कुछ युवाओं के रोजगार की बात हो, कुछ किसानों की बात हो, किसानों को हल्की सी राहत देने का काम दिखाया गया है। लेकिन जो विजन दिखाया गया वो 25 साल का दिखाया गया है। 25 साल में दुनिया उलट से पुलट हो जाएगी। अगर आज आपकी उम्र 25 साल है तो 50 साल बाद रिजल्ट आएगा 25 टू 25, 25 प्लस 25 करते हैं तो 50 साल बाद। तो 50 साल आज बात नहीं हुई 100 स्मार्ट सिटी की, आज बात नहीं हुई कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है इस समय, बात आज नहीं हुई जो गांव गोद लिए गए थे वो गांव कितने बड़े हुए नहीं हुए, वो जब वहीं 2 साल के ही अटके हैं जो सांसदों ने गोद लिए थे, उनकी कोई बात नहीं। जनता के लिए बात है तो अब अमृत वर्ष की बात है, अमृत बरस रहा है और 25 साल का एक सपना है। अब थोड़ा सा फिर पीछे लौटते हैं और पीछे लौटते हुए बात कर रहे थे उत्तराखंड के प्रत्याशियों की। तो ये बागी जो हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को बुद्धि खराब किए बैठे। इनका तो ऐसे ऐसे बागी हैं जिनका ये कहना है हम जीते ना जीते मगर हमारा हिस्से का जिसने टिकट लिया है हम उसको जरूर हरवा देंगे। लेकिन राजनीतिक पंडित जो कहते हैं, राजनीतिक पंडितों का बहुत स्पष्ट मानना है कि अब की कई बागी निर्दलीय ही विधानसभा में दस्तक देंगे। 2017 में मोदी लहर थी, 2022 में कर्मों की लहर है। इस कर्मों की लहर में जिसने कर्म किया होगा वही विधानसभा का मुंह देखेगा और जिसने
केवल सपना ही देखा होगा या दिखाया होगा, वो आप इस चुनाव के परिणाम में घर बैठे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।